नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 10 को कवर करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 में साइंस और मैथ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, वहीं बिहार शिक्षक भर्ती में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेसन का नाम है गतियों दूरियों का मापन। तो इसमें जो मेन पॉइंट हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है, वही हमें पढ़ना है। चलिए, पहला हाईलाइटेड पॉइंट है, हम देखते हैं कि मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को हम मात्रक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि मापन का अर्थ होता है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को हम मात्रक कहते हैं। चलिए, तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जो शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, तो इसी प्रकार भी मापन में भी उलझनें आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी, जिसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिक ने मापन के मानक मात्रों को एक सेट की स्वीकार कर लिया। आजकल इस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई मात्रक भी कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इससे आपके ज्यामिति भाग का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। तो प्रत्येक मीटर में को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। तो इस प्रकार से 1 मिलीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। वहीं लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर ही एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, इसलिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को एसआई मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाइयाँ मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब गति के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो आपने कभी देखा है सीधी सड़क पर किसी वाहन को गति करते हुए, या किसी परेड में सिपाहियों को मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा, या किस प्रकार की गति है? तो हम आइए इस पर हम बात करते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से हम यह देखते हैं कि वस्तुएं जो होती हैं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इन सभी उदाहरणों से हम यह देखते हैं कि वस्तुएं एक होती है जो सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। एक पत्थर लीजिए, इसमें एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेज़ी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान में देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर जो है वह वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। तो आप जब एक पत्थर लेंगे, उसे एक धागा बांध दीजिए तथा अपने हाथ से उसे तेज़ी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर जो है वह वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। चलिए, तो इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार के गति को वर्तुल गति कहते हैं। तो जो इस प्रकार की गति होती है, तो पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान होती है, तो इस प्रकार की गति को हम वर्तुल गति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार के गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु ऐसी होती है जो एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी तथा इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। वहीं एसआई मात्रक में लंबाई का मानक मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। सीटेट में कई बार यह प्रश्न बन चुका है कि एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है, तो मानक मात्रक इसका मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो सरल रेखा के जो अनुदिश गति करती है उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। वहीं
वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की गति नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। तो ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। आए परावर्तन, इसमें जो पहला हाईलाइटेड पॉइंट है दीप्त क्या होता है, दीप्त पिंड हम किसे कहते हैं। सीटेट में पिछली बार प्रश्न बन चुका है कि दीप्त पिंड क्या होता है। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। चलिए, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी कहते हैं। तो यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न बन चुका है, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है। तो यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी कहते हैं। वहीं कुछ वस्तुएं आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण का आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण तथा परावर्तन क्या होता है, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। तो हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे को परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं को परावर्तन भी दर्पण में ही देखते हैं। तो हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते होंगे, जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं को परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। चलिए, तो आज के लेसन में जो प्रमुख शब्द थे, जैसे दीप्त क्या होता है, हमने इस पर चर्चा की। दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, छाया, पारभासी, पारदर्शी क्या होता है। तो अपारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। तो अपारदर्शी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में होकर जाने देती हैं। वहीं जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। वहीं साधारण सामग्री में सूची छिद्र कैमरा बनाया जाता है तथा दर्पण उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है। दर्पण परावर्तन में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो अपारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं जो प्रकाश को अपने ओर से होकर नहीं जाने देती हैं। वहीं पारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं वो प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। वहीं पारभासी वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती हैं तो छाया बनती है। साधारणतः सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग जो होता है सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश जो होता है वह सरल रेखा में गमन करता है। कि प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट ईवीएस के अंतर्गत एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया गया है, जिसमें क्लास 3, 4, 5 के संपूर्ण एनसीईआरटी को पढ़ाया गया है। और वहीं पेपर 2 के अंतर्गत एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लासेज भी की प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूँ हिंदी की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।